माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार। नमस्कार। राम 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 राम। सबसे मेरी प्रार्थना है, प्रश्नों-काल चलने दें। सबसे पहले प्रश्नकाल, उसमें कोई और बात नहीं होगी। श्री ललित मीणा, प्रश्न संख्या बैठ जाइए। 450। श्री ललित मीणा, प्रश्न संख्या 450। प्रश्न संख्या 450। माननीय सदस्यों से बैठ जाइए। प्रश्नकाल में कोई और पहले बात नहीं होगी, नहीं होगी। विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की सीमा में जुड़े मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र की पारदी गैंग के राज्य में किए जाने वाले अपराधों और लूट डकैती की रोकथाम हेतु राज्य पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के साथ समय समय पर थानाधिकारी से महानिरीक्षक पुलिस रेंज तक इंटरस्टेट मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें वांछित अपराधियों की सूचियों का मैंने प्रश्न पुकार लिया है, जाकर अधिक से अधिक प्रश्न पुकार लिया है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न पुकार लिया है। माननीय प्रश्न पुकार लिया है। नहीं, नो नाके लगाए गए हैं। प्रश्नकाल व्यवस्था दे दी। प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। प्रश्नकाल के बाद पारदी गैंग से वंचित अपराधियों पर जिला मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा समय समय पर उचित इनामी राशि की घोषणा की प्रश्नकाल के बाद तथा प्रश्नकाल के बाद बैठिए। खंड 2 आप बैठिए। आप मंत्री रहे, आपको मंत्री रहे, आपको व्यवस्था पता है। आप मंत्री रहे माननीय, बैठिए। जैसे 4 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा 1 पेंडिंग है, विवरण परिशिष्ट अ पे संलग्न है। खंड 3 विधानसभा किशनगंज के सीमावर्ती थाना स्तर पर जाकर लगातार गश्ती करवाई जाती है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला 12 को कानूनी व्यवस्था हेतु रिजर्व बल के रूप से इनको मिलेगा, इनको मिलेगा नाकाबंदी हेतु 1 कंपनी RAC की उपलब्धि करवाई गई है। विधानसभा किशनगंज में सीमावर्ती थानों में समय समय पर RAC जाब्ता उपलब्धता के आधार पर गश्त हेतु उपलब्ध कराए। नियमों के तहत आइए। नियमों में नहीं है, आप नियमों में नहीं है, बैठिए। आप बैठिए महोदय। माननीय सदस्य माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जो हमारे 12 अंता मांगरोल छिपाबड़ोद में मुझे मत पढ़ाइए, व्यवस्था दे दी आपको। वहाँ पर बैठिए। RAC बटालियन ऑलरेडी मौजूद है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि किशनगंज शाहबाद मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ है, तो हम इसमें RAC बटालियन आप परमानेंट लगाने का विचार रखते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, 12 में आप कोई मत बोलिए, 1 कंपनी लगी हुई है, प्रश्न का उत्तर आने दीजिए। बैठिए। 75 सिपाही है। RAC जो है वो लोकल पुलिस की सहायता करती है एज असिस्टेंट पुलिस। बैठिए। डिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी प्रश्नकाल के अंतर्गत कोई बीच में नहीं बोलेगा। RAC की आपको बोलने की अनुमति दूंगा ना, कह दिया आपको। RAC की 1 कंपनी जो है उनको नहीं मिलेगा। नहीं, वो मैं बाद में दूंगा। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं मेरे को करना है। आप बैठिए, पहले रिटर्न में भेजें क्या बोल रहे हैं। अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए, कोई चर्चा नहीं होगी। बोले, आप तो मंत्री महोदय, बोलिए, उत्तर दीजिए। 12 जिले में मुझे RAC की 1 कंपनी अभी तैनात है, जिसमें 75 सिपाही है और ये जो है पुलिस को असिस्टेंस देती है और 6 नाके और 8 चौकियां लगी हुई हैं, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में ये जो पारदी गैंग ने जो आतंक मचाया हुआ है उनको पकड़ने के लिए कुल 146 पुलिसकर्मी जो है वो खाली उस बॉर्डर एरिया में है। ये गैंग्स जो है ये गुना जिला से ये आती हैं और शिवपुरी की है, मध्य प्रदेश की है, और राजस्थान में एंटर करके लूट मार करके ये वापस अपने ज़िले में निकल जाती हैं। इसके अलावा अभी बटालियन की ज़रूरत तो नहीं है अध्यक्ष महोदय, पर एसपी से हमारी बात हुई थी और डिपार्टमेंट से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो RAC बटालियन के जो ज़्यादा लोग, अधिकांश जो लोग हैं
उनको उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा बॉर्डर पे कर दिया जाएगा, ताकि माननीय सदस्य को ये लूटमार की जो जितनी भी हैं ये इनकी प्रॉब्लम नहीं आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो RSC बटालियन परमानेंट वहाँ पर, क्योंकि बॉर्डरी इलाका है और पारदी गिरोह पिछले 2 महीने से वहाँ सक्रिय है, 12 जिले के मेरे किशनगंज शाहबाद में 134 जवान आपके RSC बटालियन के आपके रहते हैं, लेकिन वर्तमान में उसमें आपके 134 नहीं है। आपने मांगरोल, अंता, छबड़ा और छिपा बड़ौद में वहाँ पर प्लाटून आपके मौजूद हैं, परंतु मेरी विधानसभा में आपकी स्थायी आपकी वहाँ पर कोई प्लाटून नहीं है। मेरा आप अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री महोदय से, सरकार से, कि स्थायी प्लाटून वहाँ आप रखें, ताकि उससे हमारी वहाँ पर लोगों की सुरक्षा हो सके। पादरी गिरोह रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक गांव में घूमता है, वो दहशत फैलाता है, तो वहाँ के लोग रात भर जगे रहते हैं और पिछले 2 महीने से बहुत समस्या आ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसकी यहाँ सदन के माध्यम से घोषणा करें, ताकि स्थायी प्लाटून वहाँ पर स्थापित की जा सके। माननीय मंत्री महोदय, इन्हीं का प्रश्न है, 2 पूरक प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर कुल 16 बटालियंस हैं RSC की, और एक बटालियन में एवरेज जो है, एक बटालियन में जो एवरेज है 75 सिपाही हैं। 50 जिलों को देखते हुए एक 12 छोटा जिला है, हमने एक पूरी जो कंपनी इनको दी हुई है, तो एक कंपनी जो है हमारे अनुसार पर्याप्त है। इसका ये जरूर है कि जो टोटल जो सिपाही कर्मी उसके अंदर हैं, हमने SP को बोल दिया कि थोड़ा आप इसके अंदर जो बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर आप थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री हरिमोहन शर्मा। एक सेकंड विपक्ष नेता कुछ बोल। कि सरकार के विधायक ही बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं कि 2 महीने में पादरी गैंग का आतंक बढ़ गया, तो क्या सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, मंत्री जी ने मना कर दिया है कि हमने जो व्यवस्था करा रखी है वो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम व्यवस्था नहीं कराएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो विधायक महोदय का सवाल है कि 2 महीने में जो अपराध वहां लगातार बढ़ रहे हैं उसकी व्यवस्था आप कराएंगे, या आपके 12 का जो प्रशासन है वो वहां हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, उन पर मुकदमे दर्ज करने में लगा हुआ है। पिछले 7 महीने में 9 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, तो उनके पास वो मुकदमे दर्ज करने का, कार्रवाई करने का तो समय है। अरे आप बीच में नहीं बोलेंगे। सरकार के राज्य के विधायक हैं, जो राज्य के विधायक हैं, उनके वहां पे जो आतंक बढ़ रहा है उस पे कार्रवाई करने का समय नहीं है। इस चीज का जवाब दीजिए। नहीं बोलेंगे, अरे बैठे नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। आप माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के साथ जब इनकी सरकार थी तो 5 साल के अंदर इन्होंने केवल 12 मीटिंग्स करी, और हमने 6 महीने में 4 कर दी, और वारदातें जो है उसकी डिटेल्स मेरे पास है, इतनी ज़्यादा वारदातें नहीं हुई हैं एक्चुअली। नेक्स्ट को प्रश्न श्री हरिमोहन शर्मा। प्रश्न संख्या 13। जवाब मैंने पढ़ लिया, मैं प्रश्न पूछ। माननीय मंत्री महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बूंदी में विगत 5 वर्षों में राज्य योजना मत पर्यटक विकास कोष से विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत मैंने जवाब पढ़ लिया, मैं मेरा प्रश्न कर लूं। जी, पूरे प्रश्न पूछिए। ये आपने संख्या 4 पर 60% का पुरातत्व विभाग के द्वारा पूरा करना बूंदी में बताया। आप ये बताएं कि किस किस बावड़ी का कितना काम पूरा हुआ और किस किस बावड़ी का काम चालू ही नहीं हुआ और किस किस बावड़ी का काम अधूरा है। ये बताने का भी आप कष्ट करें कि इस कार्य की गुणवत्ता के लिए क्या आपने पुरातत्व विभाग से किन अधिकारियों को भेजा है, अगर भेजा है तो किन को भेजा है, और उनकी गुणवत्ता देखने के बाद उन्होंने क्या रिपोर्ट आपको दी है, वो बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बावड़ियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 9 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट दिया गया था,
और इसकी कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व संग्रहालय विभाग को दी गई थी। विभाग द्वारा जो है शनिवार को इसकी पूरी टीम भेजी गई थी, उसकी डिटेल जांच करवाई गई है और हम ये भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि इन बावड़ियों का जो पुनरुत्थान किया जा रहा है वो हेरिटेज स्वरूप में ही किया जाएगा और जल्दी ही जो है इस कार्य को पूर्ण करवाने का कार्य किया जाएगा। और जो हमने बता रखा है कि दिसंबर 2024 जो है वो इसके कार्य पूर्ण करने की डेट बता रखी है। अगला प्रश्न, पूरा प्रश्न। आपने मेरा प्रश्न सुन लिया। किन किन बावड़ियों का काम पूरा हुआ, किन किन बावड़ियों का काम अधूरा है। आपने टोटल एग्रीगेट में लिख दिया कि 60% हुआ है, तो कौन सी बावड़ियों का पूरा हुआ, कौन सी अधूरी है और कौन सी का होना बाकी है। जहाँ तक गुणवत्ता के लिए मैंने आपसे पूछा है कि गुणवत्ता जांच के लिए क्या पुरातत्व विभाग से कोई अधिकारी गए थे और उन्होंने उस गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत किया है या कोई गया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के अधिकारियों ने वहां पर जाकर जांच करी है और जहां तक इन बावड़ियों का सवाल है उसमें केवल क्लब बावड़ी है, उसके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उसके अतिरिक्त सभी बावड़ियों के कार्य जो है वो प्रगतिशील है। भारतीय जीवन विभाग के स्थानीय कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा क्लब बावड़ी का पुनरुद्धार कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और बाकी जितनी भी बावड़ियां उनका कार्य जो है प्रगति पर है और पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न नहीं साहब, हो गए, दो हो गए आपके। बात सुनो सर, 2 हो गए। आप प्रश्न का जवाब ही नहीं है। अगला प्रश्न का जवाब ही नहीं है। प्रताप सिंह जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आप तो आप ये स्वीकार करें कि जवाब नहीं दे पाई सरकार। प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकार करें प्रताप सिंह जवाब नहीं दे पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया। आप ये प्रोटेक्ट करो सरकार को, तो आपकी मर्जी सर। अभी जवाब तो आना चाहिए। क्षेत्र छबड़ा की तहसील आप बैठिए। छबड़ा व सीपा पड़ोद में गत 3 वर्षों में मैंने अगला प्रश्न उसे पुकार दिया है। आप पहले हाथ खड़ा करते तो मुझे सुविधा होगी। पहले हाथ खड़ा कर मुझे सुविधा। माननीय सदस्य ने आपने जो माननीय अध्यक्ष जी आपने जो सप्लीमेंट्री अलाउड किया है वही माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका जवाब ही दिला दीजिए। तीसरा नहीं जवाब दिला दिया, दोनों दे दिए। नहीं आया, दूसरे का जवाब नहीं आया। आएगा, आपके अनुकूल आए, आवश्यक नहीं है, उन्होंने जवाब दे दिया। अब अगला प्रश्न, बैठिए। अब अगला प्रश्न हो गया, अब बोलिए। जी अध्यक्ष महोदय, आप मिल लेना चैम्बर में उनसे। जी हाँ, मिल लेना। विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व सीपा पड़ोद में गत 3 वर्षों में 2021 से 2023 तक अतिवृष्टि, बाढ़ व ओलावृष्टि से गिरदावरी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 80,539 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल खराबा हुआ, जिसका वर्षवार ग्राम पंचायतवार विवरण पृष्ठ अ पर है। दूसरा, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील सीपा पड़ोद व छबड़ा में उक्त अवधि के दौरान बाढ़ व ओलावृष्टि से प्रभावित 50,834 माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे रहें। 50,834 काश्तकारों का 31। अरे तो आप भी अपने मुख्यमंत्री का पूछ लेना, बाकी बाद में भरिए। आ जाइए। माननीय सदस्य बैठिए। मैं सब लोग जानते पहले भी क्या होता था, अब क्या है, जब उनको सुविधा होगी आ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से काश्तकारों का 31,037 करोड़ रुपए का कृषि अनुदान भुगतान शेष है, जिसका ग्राम पंचायतवार विवरण ब पर संलग्न है। पूरक प्रश्न है। एक तो ये बता दो आप कि ये जो 31 करोड़ 37 लाख रुपए जो बाकी हैं 50,000 से अधिक किसानों के, ये किस दिनांक तक उनको रिएम्बर्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और दूसरा, ये 2022 में 112 किसानों का बाकी है और 2000 उसका अपने रबी की फसल का, और 2022 का खरीफ की फसल का 120 काश्तकारों का मुआवजा बाकी है। ये कब तक हो जाएगा? मुझे जो जवाब में बताया है कि वो DMIS पोर्टल पर डाउनलोड नहीं होने की वजह से उनको मुआवजा नहीं मिला है, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने पोर्टल पर अपलोड करवा दिया है। नहीं। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, नियमों को ज़्यादा जानते हैं। मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम नहीं, मैं आपकी अनुमति से 2021
और 2022 और 2023 मैं विवरणवार आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिस तरह से चबड़ा और बड़ौद छिपा बड़ौद में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से कुल 126 ग्राम पंचायतों में कुल 2,70,000 काश्तकारों का कुल 80,539 हेक्टेयर में 33% से अधिक फसल खराबा हुआ है। उसके लिए सबड़ा और छिपा बड़ौद में अतिवृष्टि से कुल 48,738 काश्तकारों का 31,39,00,000 राशि का आदान अनुदान शेष है, जो ओलावृष्टि से सबड़ा की 8 ग्राम पंचायतें और काश्तकारों के 2039 जो काश्तकार है उनके वो पोर्टल पे नाम सही नहीं होने के कारण उसकी दिक्कत आ रही है, परंतु जल्दी ही आपका 31,37,00,000 रुपए सैंक्शन कर दी जाएगी। थैंक यू। अगला प्रश्न है श्री फूल सिंह मीणा। प्रश्न संख्या 469। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं GBH मेडिकल कॉलेज खंड हॉस्पिटल में नियमानुसार फायर फाइटिंग से संबंधित समस्त उपकरण स्थापित किए गए हैं। नगर निगम उदयपुर द्वारा फायर फाइटिंग की NOC भी जारी की गई है। अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट तथा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमानुसार वेस्ट संग्रहण हेतु एक कक्ष निर्धारित है। साथ ही रजिस्टर का संधारण कर मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट की निस्तारण किया जा रहा है। खंड 2 जी नहीं संस्थान द्वारा अस्पताल परिसर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है एवं ट्रीटेड पानी का उपयोग अस्पताल परिसर में बागवानी हेतु किया जाता है। साथ ही बरसाती पानी की निकासी हेतु संस्थान की दीवार से लगते हुए प्रकृति कच्चे नाले में पाइपलाइन द्वारा निकासी की व्यवस्था की गई है। उपखंड अधिकारी उदयपुर की मौका मुआयना रिपोर्ट परिशिष्ट 1 पे संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं, मगर इस प्राकृतिक नाले को इस परिसर में से जो निकल रहा है उसको ओपन नहीं रख के इसको पाट दिया है और पाइप द्वारा पानी ले जाने की वजह से रोड पर पानी भरता है, क्योंकि पर्याप्त निकासी उसमें नहीं है। वो रोड पर पानी निकलकर टोटल खेतों में जाता है वो पानी। इसलिए क्या इसको बड़ा करके और ओपन करके या पूरी कैपेसिटी के हिसाब से इस नाले को बनवाने का विचार है? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो GBH मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का ओनरशिप के अंडर है। हमारे विभाग ने 2015 में NOC इनको जारी की और एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट हमने प्रदान कर दिया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इनको पूरा चेक करके इनको NOC दी गई। फायर डिपार्टमेंट ने भी NOC 4/5/24 को दी, जो वैलिड है 3/5/25 तक। पंचायत बादवास के अंदर इसी संस्था को NOC पंचायत ने देकर स्थापना से पहले दी थी। अब जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इस संस्था ने फुलफिल कर लिए हैं। अभी इनकी माननीय विधायक महोदय की शिकायत पर SDM ने भी जाके वहाँ पर जानकारी की और उसने पाया कि जो उन्होंने पाइपलाइंस लगाए हैं वगैरह, उसकी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। मेरा यही अर्ज है कि इसके अंदर ग्राम पंचायत, पोल्यूशन बोर्ड और मैं कलेक्टर को भी हम कह देंगे कि एक बारी दोबारा जांच करा के और आपके जितने भी आप इश्यूज रेज करते हैं वो कलेक्टर के कमेटी के अंदर इसको रिव्यू कर लिया जाए ताकि इसका आपकी जो समस्या दूर हो। ठीक है। दूसरा सर, ये जो पानी जो निकल रहा है उसकी बाउंड्री के बाद में जो किसानों की खेती में से वो नाला जा रहा है। अब मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी अध्यक्ष महोदय, मगर इसका समाधान नहीं हुआ था। पूर्व सरकार ने इसका समाधान ये कहा कि साहब हमारी ज़मीन नहीं है, पंचायत की ज़मीन है। पंचायत के पास इतना बजट नहीं है जो उस नाले को प्राकृतिक नाले तक पहुंचा दे। ऐसा नाला एक प्राकृतिक नाली के रूप में है, उसको न तो हॉस्पिटल वाले बना रहे हैं न UDA बना रहा है।
ये किसानों के पास और पंचायत के पास बजट नहीं होने की वजह से या तो CSR से इस नाले को बनाए या UDA बनाए। प्रश्न पूछो। प्रश्न यही है कि इस नाले को कंप्लीट कराकर प्राकृतिक नाले तक पहुंचाने का विचार आगे रखते हैं कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, बेसिकली मैंने पूरा तो जवाब आपको दे दिया है, सब कुछ मैंने समझा दिया है। अब ये हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के परव्यू में, जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ये कोई अगर इलाज के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो हम पिक्चर में आते हैं। NOC इन्होंने पोल्यूशन से भी ली है, हमारे डिपार्टमेंट से भी ली है, SDM ने भी कर दिया है। तो मैंने आपको पहले भी आपको माननीय महोदय को बताया कि हम कलेक्टर को बोलेंगे दोबारा जांच कर लें, आप भी स्वयं उनसे आप जाके मिल लें अपनी ग्रीवेंसेस। तो ये जो पंचायत का इशू और ये जो कलेक्टर के अंडर है, डिपार्टमेंट से संबंधित तो वहाँ बता दें। हाँ, आपको वैसे तो माननीय सदस्य यहाँ उठाते हैं तो उनको कलेक्टर से या किसी से मिलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ मुद्दा आया है, माननीय मंत्री जी भी मान रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या सरकार जिन जिन विभागों का इसके अंदर रोल है उन विभागों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराना चाहती है? और दूसरा, जिन लोगों ने NOC दी है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं, अगर NOC दी है और पानी वहाँ भर रहा है तो NOC गलत दी है, तो क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी कि NOC दी गई है तो गलत दी गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, अरे शांत रहिए, आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। सही दिक्कत है ना, तो क्वेश्चन लगाने छोड़ दो। उत्तर आ गया, उत्तर आने क्वेश्चन लगाने छोड़ दो। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ही तुम्हारी ये सारी स्थिति है क्लियर होगी। अरे माननीय उत्तर दिया। अरे आपके मंत्री बोल रहे हैं, मेरी बात सुनो। ये प्रतिपक्ष के नेता, अरे मंत्री जी बोल रहे हैं, अरे मंत्री जी बोल रहे हैं आपके, एक मिनट रुको। अरे माननीय सदस्य, आपके मंत्री बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता हर प्रश्न में प्रश्न पूछते हैं। अरे आपके मंत्री बोल रहे हैं, अभी तो इनको सक्षम है उत्तर दे देंगे। माननीय मंत्री उत्तर दे देंगे। माननीय मंत्री महोदय, लीडर ने ऑपोजिशन ने ये बोला कि मंत्री जी मान रहे हैं। मैंने तो देखा नहीं। हम जो चेकिंग हुई है, जिस आधार पे हुआ है, इसकी दोबारा जांच करा लेंगे हम। आप सही बोल रहे हैं कि जो NOC किसने दी, इसके अंदर जो आपके पोल्यूशन बोर्ड में कैसे इसको दिया गया, अभी STP प्लांट है, इसकी पूरी जांच आप जांच करवा देंगे। अगला प्रश्न श्री केसाराम चौधरी, प्रश्न संख्या 71। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, बैठिए। प्रदेश में संचालित अरे उत्तर सुनिए। राजकीय विद्यालयों की सूचनाओं का संधारण शाला दर्पण पर आप बोलिए पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। निजी विद्यालयों की समस्त प्रश्नकाल में कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन प्राइवेट में कुछ नहीं, पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। बैठिए। इसके द्वारा विद्यार्थी तथा योजना डोमेन में विभिन्न सूचनाओं का संधारण ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। नियमों में आइए, ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल बैठिए। खंड 2। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, शाला दर्पण पोर्टल एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल सूचनाएं में दिया है, ऑनलाइन उपलब्ध है। वो सूचनाएं विद्यालयों से वंचित विद्यालयों से लिखित रूप से नहीं मांगी जाती है, नहीं मांगी जाती है। आप बोलिए, आप अपना हो गया। सुनना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रश्नकाल आपका उत्तर हो गया। केसाराम चौधरी, पूरक प्रश्न। आप तो पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनके पुराने पाप है और ये पाप को छुपाना चाह रहे हैं। दुश्मन है। ये मेरे पास ये नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पड़े हैं आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते हैं, ये मानते हैं और शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है। नीचे जाओ। ये कांग्रेस देश को तोड़ने का यत्न कर रही है। ये कांग्रेस पूरा प्रश्न। माननीय, ये तुम्हारे पाप है, ये आपके पाप हैं। ये मेरे पास आपके जवाब है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने दूसरे खंड में
फिर बाहर जाओगे? जी नहीं कहा है, मगर ये पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह के जो बाहर जाएगा वो ऊपर चढ़ोगे तो सूचनाएं मांगी है वो लिखित में मांगी है। अगला प्रश्न श्री जबर सिंह सांखला। अगला प्रश्न संख्या 784। प्रश्न पुकार लिया है, सब जाइए। अध्यक्ष महोदय इनको बाहर निकालो, जाइए। अगला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है श्री जबर सिंह सांखला 784। बैठिए। प्रश्न, अरे प्रश्न काल चलने दो भाई, बैठिए। प्रश्न संख्या 784। अब अगला प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय आपका प्रश्न संख्या 784। माननीय मंत्री महोदय बैठिए, बोलिए। अगला मंत्री महोदय। प्रश्न संख्या 784 का खंड फर्स्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, किसी स्थान पर नवीन न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के 1000 से 1200 प्रकरण लंबित होने पर, सबका धन्यवाद, तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में आसीन मुख्यालय पर एडीजे कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। बोलिए, आप अपने जारी रखो। माननीय मंत्री महोदय जारी रखो। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार आसीन क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। खंड 2, किसी स्थान पर नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के 1700 से 2000 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में बदनौर मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। भविष्य में चलिए, हो गया। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार बदनौर क्षेत्र के 1200-2000 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय के स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, ये बात सही है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 1000 से 1200 प्रकरण वहाँ होंगे तभी जाकर के ये एडीजे आप खोल सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 500 से ज़्यादा मुकदमे वहाँ पेंडिंग है, प्रकरण लंबित है। क्या मंत्री महोदय आसिंद में एडीजे कोर्ट की जगह एक कोर्ट कैंप चालू करने का प्रयास करेंगे क्या? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर आसीन में न्यायालय में पेंडिंग प्रकरणों की संख्या बहुत कम है, पर फिर भी दूरी को देखते हुए, स्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए इस संबंध में विचार किया जाएगा कि कैंप कोर्ट खोलना जा सकता है नहीं, इसका पूरा परीक्षण किया जाएगा और यथासंभव कोशिश करेंगे कि अगर फिजिबिलिटी बराबर है, प्रकरण है, दूरी है, तो कैंप कोर्ट खोलने के लिए विचार किया जा सकेगा। ऐसा हम आश्वासन में विधायक महोदय को देता हूँ। और कोई पूछना है? धन्यवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 692 कैलाश वर्मा।
माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 गौशालाओं हेतु भूमि आवंटन के संबंध में राजस्थान भू राजस्व गौशालाओं को भूमि आवंटन नियम 1957 में प्रावधान किए गए हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए अनुदान राशि दी जाती है। जी हाँ, चारे की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण हेतु दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिवस से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है। वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये और छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही गौशालाओं में अंधे एवं अपाहिज गोवंश तथा नंदीशालाओं में संधारित नर गोवंश को वर्ष भर की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। पात्र गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विगत वर्षों में गौ सेव के रूप में स्टाम्प ड्यूटी पर कितनी राजस्व राशि के रूप में प्राप्त हुई तथा प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत राशि गौ कल्याण के लिए खर्च हुई, पहला क्वेश्चन। इसके बारे में पूरक क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके का पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत स्तर के ऊपर गौशालाओं का अनुदान और गौशालाओं का रखरखाव, भूमि आवंटन से लेके हम पंचायती स्तर के ऊपर कलेक्टर से यहाँ से गौशालाओं को जो अनुदान मिलता है, ये सब कुछ होने के बाद में अगर सरकार गौ सेवा राजस्व 100% उपयोग हेतु गौ कल्याण के लिए विचार रखती है, तो फिर पंचायत स्तर के ऊपर जो जमीन अलॉटमेंट होती है, सब लोग कहते हैं कि आज दिन तक जितनी सरकार है, आज़ादी के बाद में जितनी सरकारें आई है गई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार ने किसी न किसी प्रकार की फ्लैगशिप योजना गौशालाओं के लिए लेके आए। मगर जब भूमि अलॉटमेंट की बात आती है तो गौशालाओं के लिए पंचायती स्तर के ऊपर भूमि अलॉटमेंट नहीं होती। पिछली सरकार 2013 से 18 की सरकार हो, माननीय भैरू सिंह जी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज दिन तक केवल और केवल कागजों के अंदर नियम बने गौशालाओं के लिए। तो मेरा पूरा क्वेश्चन यह है कि पंचायत स्तर के ऊपर भी सरकार गोचर भूमि में गाय चरेगी, इसका कोई प्रावधान रखती है? पंचायत स्तर के ऊपर भूमि जमीन अलॉटमेंट का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गौशाला में शेष कर के रूप में कितनी आय होती है और कितना खर्च होता है, वो माननीय सदस्य को मैं इनके कार्यालय ऑफिस में भेज दूंगा। और जहाँ तक अरे माननीय सदस्य कार्यालय में बता देंगे, आपका प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य सीधा मेरे से बात करेंगे, आपका प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य, मैं इनके कार्यालय में बता दूंगा। माननीय सदस्य मैं पूछूंगा, आप बैठोगे, आपके इनको आपको कोई अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के बोलना मना है। बाकी हाँ मुझे पता है। माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि पंचायत स्तर पर आश्रय स्थल गौशाला खोलने का सरकार की योजना चल रही है, उसमें भूमि आवंटन के भी नियम है और हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के प्रावधान है। पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने के प्रावधान है, उसमें भी भूमि आवंटन के नियम है और वो नियमों के तहत एप्लीकेशन लगाए तो निश्चित रूप से सरकार हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के लिए बाध्य है और सरकार उसके पूरी मदद करेगी। कोई ऐसी पंचायत नहीं रहे। आप लोग सारे माननीय सदस्यों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खोलने के प्रस्ताव लाए। हम सरकार पूरी तरह से गौशाला के प्रति समर्पित है। अगला आप एक पूरा प्रश्न और है आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरा दूसरा जो पूरक क्वेश्चन है, माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरीके का जवाब दिया इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट भी हूँ और सरकार विचार भी रखती है। मगर पिछली बार तो सरकार थी कांग्रेस की, बैठिए, और हो गया, जिस तरीके से जो लंपी के अंदर गायें मरी, आपने तो पूरे आंकड़े छुपाए माननीय अध्यक्ष महोदय।
पूरे राजस्थान के अंदर जो गौ की दशा हुई, कम से कम सरकार वो आंकड़े भी सदन की मेज के ऊपर रखे ताकि राजस्थान की जनता को ये पता तो चले कि लंपी के अंदर गायें मर रही थी, सरकार होटलों के अंदर भोज कर रही थी। कम से कम सरकार होते हुए इतना गोवंश मरना एक बहुत शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए। माननीय सदस्य, इनको पुकार लिया है, आपका हो गया। आप संतुष्ट हैं? आप लोग अध्यक्ष से ऊपर हो क्या? मंत्री लोग अरे अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। मंत्री अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहिए, मैंने अनुमति नहीं दी। अभी बैठिए। अध्यक्ष जी की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं मंत्री। बैठिए, इनको ट्रेनिंग दीजिए। अरे आप ही सदन नहीं चलने देना चाहते हो क्या? अरे आप सदन चलने दो, बैठिए। आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हटा दिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को पूरक प्रश्न का अधिकार है, लेकिन मूल प्रश्नकर्ता का काम पूरा होने के बाद प्लीज बीच में मत करो। मैं पुकार दिया। हो गया उनका। अरे दोनों हो गए उनके। अच्छा ऐसा है, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो अध्यक्ष महोदय। दोनों हो गए आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, जवाब नहीं है। एक बार मेरा पूरा क्वेश्चन होने के बाद में ये बात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे आपको एक बार बुलवाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न इनका है। अरे प्रश्न नहीं, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो पहले। आप बीच के अंदर ऐसे उठ के आ जाते हो। पूरा क्वेश्चन पूछने दो। दूसरे नंबर का प्रतिपक्ष को इतनी जल्दी क्यों है? गलत खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो। प्रतिपक्ष अपनी मर्यादा समझे पहले। बहुत सेंसिटिव मामला गाय का। एक पूरा क्वेश्चन मेरा होने दो अध्यक्ष महोदय। एक पूरा क्वेश्चन मेरा होने दो। मैं अनुमति दूंगा। आप बैठिए, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, उनका प्रश्न है, बोलिए। मेरा पूरा क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय कि पिछली अरे मैं बुलवाऊंगा, कह दिया मैं बुलवाऊंगा। पिछली सरकार के समय जब लंपी की बीमारी आई और लंपी की बीमारी के दौरान पूरे प्रदेश भर के अंदर जो गौशालाओं की दुर्दशा हुई, इतनी गायें मर गई उस समय, और उस पूरे राजस्थान के अंदर जो आंकड़े पूर्ववर्ती सरकार ने छापे, कम से कम राजस्थान की जनता को नहीं कर सकते। कांग्रेस ने गौशालाओं के नाम के ऊपर प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है मेरा। गौशालाओं के नाम के ऊपर जो राजनीति की, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस तरीके की राजनीति इन्होंने गौशालाओं के नाम के ऊपर की, मेरा व्यवस्था का इस पर राजनीति न की जाए, मैं अनुमति दूंगा। सरकार मेरा व्यवस्था का प्रश्न के अंदर थी। कम से कम माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली बार सरकार थी और सरकार 5 स्टार होटलों के अंदर थी, राजस्थान के अंदर गायें मर रही थी। जब आप लोग कहाँ थे? आपने आंकड़े छुपाए, आपने गांव के गाय के नाम के ऊपर राजनीति की। हो गया, बैठिए। माननीय सदस्य, इनका चेहरा तो सामने है। माननीय सदस्य, आप बोलिए। आप बैठिए। आपके नेता बोल रहे हैं। अरे इतना आपको नेता नहीं मानते क्या ये? अरे आपको नेता नहीं मानते? अध्यक्ष जी, अरे हो गया। आप बोलिए, बैठिए। अरे बैठिए। कई प्रश्न बाकी हैं, आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाइए। आप बोलिए। बड़ी विडंबना है। मैंने पुकार लिया नाम। बड़ी विडंबना है। प्रश्नकाल के बीच में और कोई सदस्य नहीं बोलेगा। अध्यक्ष जी, पहले तो हाउस को ऑर्डर में लेके आओ। अपना विषय रखिए। आप सत्ता पक्ष के लोग कैसे बीच में आप विषय रखो ना। विषय है अध्यक्ष जी, पहले आप बोलना शुरू करो ना अपना विषय। नहीं, फिर आप चला लीजिए। नहीं तो अगला प्रश्न बोलूंगा। आप ये मतलब हुआ? आप अनुमति दे दीजिए। आप इनको अध्यक्ष जी, आप बोलिए। ये इनको बैठाइए, पहले इनको बैठाइए। अरे उनको बोलिए। आप तो नहीं, ऐसे कैसे बोलो? आप भी हल्ला मचाते हो तो ये बोलता हूं। ऑर्डर में लेके आइए सत्ता पक्ष के लोग। अरे बैठो। अरे बैठिए अध्यक्ष जी। अरे माननीय सदस्य, प्रश्नकाल है, ये प्रश्नकाल है। माननीय आप मंत्री रहे हो, बोलो। एक बार तो ये प्रश्नकाल नहीं है क्या? अरे बैठिए ना, बोलिए। आप बैठिए।
एक दिन का आप ट्रेनिंग का सेशन इनको दे दीजिए। ये आपके कहने के बावजूद, आपकी अनुमति के बाद मैं बोल रहा हूं, उसके बावजूद सरकार के मंत्री जिनको बोलना नहीं चाहिए, अरे आपके सदस्य को भी आप नेता बोल रहे हो तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं, इनको मत कहिए, इनको मत कहिए, आप इनको कहिए। अरे आपको आप बोलिए ना। नहीं तो क्या बोलूं मैं? अरे टाइम गंवा रहे हो 12 बजे तक। क्या बोलूं अध्यक्ष जी? यहाँ भाषण करवा रहे हो क्वेश्चन नंबर में। भाषण नहीं है, आप भाषण करवा रहे हो इनके। ये बहस करा रहे हो, ये भाषण कर रहे हैं। मैं अगला प्रश्न बोलूंगा। आप नहीं तो ये कोई बात हुई क्या? श्रीमती आपकी अनुमति से मैं बोल रहा हूँ। आप बोल नहीं रहे। उसके बाद में मंत्री टोक रहे हैं। पहले आप बोलिए ना, आपको अनुमति दी है। कोई बोलने दे तब तो हाउस को ऑर्डर में लेके आओ। नहीं बोलोगे तो अगला हाउस को ऑर्डर में लेके आइए। नहीं बोलोगे तो अगला प्रश्न आएगा। ये लोग आसन का अपमान कर रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है सदन चलाना। अपना विषय रखिए। और ये आसन का अपमान करते हैं, आपको अपमान करते हैं। आप अपना प्रश्न पूछे। आप अपना प्रश्न माननीय सभापति महोदय, इन लोगों ने तो अपने मुख्यमंत्री को नेता भी नहीं समझा था पिछले 5 सालों में। कौन से मुंह से बात कर रहे हैं आप लोग? हर सवाल पे खड़ा होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो विधायक सवाल रखता है उसको 2 प्रश्न पूरे बोलने की जिम्मेदारी है। वो बैठता भी नहीं, उससे पहले आप लोग खड़े हो जाते। आपके विधायक ने 5 साल में मुख्यमंत्री को समझा दिया। माननीय मंत्री महोदय, सदन चलने दीजिए। आप बोलिए। मैं बिना परमिशन के कभी नहीं खड़ा होता हूं। अध्यक्ष जी की परमिशन होने के बाद ही खड़ा हुआ हूं। ये जानकारी आप अपना विषय रखो। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है, सीधा प्रश्न ये है, आप अपने आप को देखो। सीधा मेरा प्रश्न है मिस्टर रोहित, क्या सरकार ये बताना चाहेगी? माननीय सदस्य, ऐसा नहीं। खंड 1 में जो पूछा गया है कितने आवंटन के प्रकरण पेंडिंग है, खंड 1 का जवाब दे दे, फिर दूसरा और पूछूंगा। दे दिए। बोलिए माननीय मंत्री महोदय। पहले माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में आवंटन का संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा, नियम पूछे इन्होंने और नियम बता दिए। आवंटन के संबंध में दूसरी तरह से प्रश्न लेकर आओ। कोई इसमें ये प्रश्न आपके सामने पड़ा है, इसमें कोई आवंटन के संबंध में प्रश्न नहीं किया गया। अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने पूछा तो कह दिया घर आके बता दूंगा। श्रीमती इंदिरा, नहीं, मेरा दूसरा प्रश्न और है। ये जो ये कोई गदर मचा रखा है आप लोगों ने, कोई गदर मचा रखा है। अच्छा, आप पूछ लीजिए, आप चला लीजिए। श्रीमती इंदिरा, अध्यक्ष जी, श्रीमती इंदिरा, अध्यक्ष जी, ये क्या मतलब कर रखा है आप लोग? मेरे को आप क्वेश्चन का जवाब तो दूसरा तो पूछने दीजिए। श्रीमती इंदिरा पूछो, प्रश्न पूछो। प्रश्न तो पूछने दीजिए। आप प्रश्न पूछो, नहीं तो अगला प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न तो पूछने दीजिए। बोलो। आप इन मंत्रियों को बचाओ मत। अरे बोलो। तो जवाब नहीं दे सकते, उन मंत्रियों को बचाओ मत। अध्यक्ष जी, सवाल पूछ रहा हूँ, वो जवाब दिलवाइए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो जवाब दिलवाइए। कोई मतलब है क्या आपका? देने में भाग नहीं रहे, सब सक्षम है। प्रश्न संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आवंटन के संबंध में जो अरे कौन दे रहा है जवाब? सारे लोग तो खड़े हो। है और नेता प्रतिपक्ष के पास भी वो कॉपी गई हुई है। आवंटन के संबंध में क्या नियम है, वो नेता प्रतिपक्ष के पास भी कॉपी गई हुई है। तो ये पूछने की इनको क्या जरूरत है? अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सवाल बोलने के लिए कह दिया है, प्रेशराइज किया है, लेकिन इनका सवाल नहीं, जवाब नहीं आ रहा और पहले के सवाल पे बहस कर रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष नेता को बोलने नहीं दे रहे, उनको आप बोलने दे रहे हो। आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। आपको इस पद पर बैठे रहकर इस तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ मुझे प्रेशराइज कर रहे हो कि आप अगला प्रश्न पूछिए, तुम्हारा पहले वाला जवाब पूरा नहीं आ रहा है। बैठे, ऐसा उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब कौन दे रहा है? कितने लोग खड़े हैं? कौन सा है मंत्री बताइए। ये आपका काम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका काम नहीं है। आप नहीं बोलेंगे। मुझे ये पता नहीं लग रहा कौन सा मंत्री है। अरे आपको नहीं पता? अध्यक्ष महोदय, फिर पूछे, नहीं तो पूछो मत। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के आवेदन मैंने बोल दी। मैं अगला प्रश्न संख्या मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, 837। माननीय बामनवास से आने वाली विधायक जी का कल जो दुर्घटना हुई उसमें सकुशल रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। और खंड 1 का उत्तर, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27/9/2023 द्वारा बाटौदा को कृषि उपज मंडी समिति गंगापुर सिटी के अधीन उप मंडी के रूप में अधिसूचित किया गया है। बाटौदा में उप मंडी निर्माण हेतु 5 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हो चुका है।
खंड 2 जी नहीं, वर्तमान में बोली में उप मंडी संचालित है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 7/3/2024 के द्वारा उप मंडी से स्वतंत्र मंडी में क्रमोन्नत करने हेतु 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वार्षिक आय के मानदंड निर्धारित किए गए हैं और उप मंडी यार्ड बोली के मंडी शुल्क से वार्षिक आय निर्धारित मानदंड 1 करोड़ रुपए से कम होने के कारण इसे क्रमोन्नत किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष मोदी, पहली बात तो मेरा जो सवाल लगाया था मैंने उसको तोड़ मरोड़ के लगाया गया है। मैंने ये पूछा था कि पिछली सरकार में 2023 में हमने, सुनिए आप पूरी बात, हल्ला करने की आदत पड़ गई। अरे आप मत बोलिए, आप प्रश्न का पूरा। तो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये आपका काम नहीं है। मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? श्री, मैंने पूरा प्रश्न ये पूछा, मैंने पूछा है कि जो 2023 के अंदर बाटोदा में कृषि मंडी आवंटन हुई, उसकी जमीन भी आवंटन हो चुकी है, क्या उसको बजट देने का प्रावधान सरकार रखती है या नहीं रखती? माननीय मंत्री, बजट मांग रहे हैं हम आपसे, और कुछ नहीं मांग रहे, पहले हो चुका सब काम। माननीय सदस्य, जो आपका प्रश्न है कि मंडी खोलने का विचार रखती है, और इसी का मैंने पूरा प्रश्न पूछ लिया ना, अब आगे बता दो। सुनिए आप अभी कल दुर्घटना समय में समझ रहा हूँ थोड़े विचलितों पर आप शांत रहिए, आपको ईश्वर पूरा ध्यान रखेगा। आप 27/9/2023 आचार संहिता लगती है, उससे 5 दिन पहले आपकी अधिसूचना जारी होती है। ये आपकी सरकार थी, आप चुनाव होते हैं उससे 5 दिन पहले करते हैं, पर ये हमारे मुख्यमंत्री, आप जवाब सुनिए, नहीं आप जवाब, 2023 का बजट है ये, बजट लास्ट बजट में हुई है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। ये हमारे उत्तर पूरा सुनिए, ये हमारे कर्मवीर मुख्यमंत्री की सरकार है, काम करने वाली सरकार है। आपने जो मांग रखी, हमने प्रस्ताव मंगा लिया है, आप सुने तो सही, आप सुनिए, आप सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने काम नहीं किया। आपने 27/9/2023 को आपके 5 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हुआ आचार संहिता से 7-8 दिन पहले, पर हमारे कर्मवीर मुख्यमंत्री जी की सरकार है, 73 लाख का 4 दीवारी गेट और चेक पोस्ट का प्रस्ताव मंगा लिया और स्वीकृत हम करने वाले हैं जल्दी आपके लिए। खुश हो, सही हो, देख लो आप, ये हमारी सरकार काम करने वाली है। और माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है कि हम भी विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष बोलते थे तो हमारे पक्ष से कोई भी नहीं बोलता था। ये सिस्टम यहाँ पे क्या है कि कभी डोटासरा जी, इनको विश्वास ही नहीं, कौन है नेता प्रतिपक्ष, हमें समझ में नहीं आ रहा। आपने है कौन नेता, है कौन है आपने, कौन है आपने? सब खड़े हो रहे, आपको मानते नहीं है, नेता प्रतिपक्ष मानते नहीं है। हमारे कटारिया जी खड़े होते थे, हमारे राठौर साहब खड़े होते थे, मानते नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय मानता है, माननीय मंत्री महोदय। श्री लक्ष्मण, ये ऐसे फालतू की बकवास करते हैं, इसको एक्सपेंस करवाइए, आप विचार करेंगे, इसको एक्सपेंस करवाइए। श्री लक्ष्मण, ये क्या मतलब हो गया? कौन नहीं मानता? अरे आप लोग तो अध्यक्ष जी को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, इस विधानसभा की परंपराओं को नहीं मानते, आप किसको मानते हो? आपके मंत्री मुख्यमंत्री को नहीं मानते, अभी इस्तीफा दे के आए। लक्ष्मण नहीं है, अपने गिरेबान में जाके देखो। आप गुप्त मतदान करवा दो, आप नहीं बचोगे। लिखा है, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। श्री चेतन पटेल, श्री चेतन पटेल, श्री चेतन पटेल, क्या 143 प्रश्न संख्या 9। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 9, खंड 1, प्रश्न संख्या 9, खंड 1 जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र पीपलदा के ग्राम रुंडिया, श्री चेतन पटेल, पंचायत लक्ष्मीपुरा में भूमि गैर मुमकिन बिहेड़ में बसा हुआ है। ग्राम रुंडिया में राशि की उपलब्धता वार्षिक कार्य योजना में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। विगत 5 वर्षों में विभाग मंत्री जी पहले माफी मांगे, उसके बाद खंड 2 ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा ग्राम सभा दिनांक मेरी व्यवस्था है, ग्राम खेड़ा रुंडिया के नंबर 186, 192 रक्ता क्रम से 0.014 हेक्टर, 0.06 हेक्टर, 0.011 हेक्टर, 0.08 हेक्टर, 0.014 हेक्टर, 0.016 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन बीएड खाता संख्या 1 के भूमि में निवासरत परिवारों की भूमि को आबादी भूमि में सपरिवर्तन करवाने पर का प्रस्ताव मैं आवश्यक दस्तावेज तहसीलदार पीपलदा को राजस्व संदर्भ
राजस्व संदर्भ 8477-833 दिनांक 29/6/2024 को भिजवा दिया गया है। आबादी भूमि में सपरिवर्तन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार पीपलदा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। पूरक प्रश्न एक, ये हिंदुओं के दुश्मन है, हिंदुओं को हिंसक मानते हैं, हिंदुओं को हिंसक मानते, हत्यारे मानते हैं कांग्रेस के लोग। ये कांग्रेस के लोग राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल होते हैं, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल होते हैं कांग्रेस के लोग। आदिवासियों के दुश्मन है, हिंदू नहीं मानते, ये हिंदू नहीं मानते, उनको अपमान करे आदिवासियों का अपमान करे, हिंदू नहीं मानते, हिंदुओं के दुश्मन है, हिंदुओं के दुश्मन। माननीय मंत्री महोदय, पर्सन संख्या 1038। संजीव कुमार। पर्सन संख्या, माननीय मंत्री महोदय, पर्सन संख्या 1038। माननीय मंत्री महोदय, पर्सन संख्या 1038। माननीय मंत्री महोदय, पर्सन संख्या 1038। माननीय चिकित्सा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र भादरा में वर्तमान में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त भवन की व्यवस्था नहीं है। सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र भादरा में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन रहित हैं। उक्त में से 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माणाधीन हैं। 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन रहित है, जिस हेतु भूमि उपलब्ध है। भूमि उपलब्ध शेष 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चालू आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर भवन निर्माण करवाए जाने पर विचार किया जा सकेगा। 23 उप स्वास्थ्य केंद्र भवन रहित हैं। उक्त में से 12 उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माणाधीन है। 1 उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु निविदा जारी की जाकर भवन निर्माण करवाया जाएगा। 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। भूमि उपलब्ध 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों का चालू आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर भवन निर्माण करवाए जाने पर विचार किया जा सकेगा। शेष 4 उप स्वास्थ्य केंद्र का चालू आगामी वित्तीय वर्षों में भूमि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुण के आधार पर भवन निर्माण करवाए जाने पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी उत्तर में बताया कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 23 उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर्याप्त भवन नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें आपने उत्तर में बताया है कि एक पीएचसी मलखेड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलखेड़ा ऐसा है जो आपने उत्तर में लिखा है कि वहाँ भूमि उपलब्ध है। और तो मेरा आपसे पूछना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलखेड़ा में भूमि उपलब्ध है तो आप उसमें भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी करवा दोगे? और जो 4 जो निर्माणाधीन चल रहे हैं पीएचसी सेंटर, जिनके भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, उनका निर्माण कब तक पूरा कर दिया जाएगा? और 1 उप स्वास्थ्य केंद्र रामसरा का आपने जिक्र किया कि टेंडर आमंत्रित करके काम करवाएंगे, तो उसका टेंडर आप कब तक आमंत्रित कर दोगे, निविदा कब तक आमंत्रित कर दोगे? और 6 सब सेंटरों में भूमि उपलब्ध है ऐसा हवाला आपने दिया है, तो उनमें भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी अब तक भवन निर्माण की स्वीकृति क्यों नहीं जारी की गई? कृपया मंत्री महोदय बताएं। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा भादरा के अंदर 1 एसडीएच है, 4 सीएचसी हैं, 19 पीएचसी हैं और 94 इनके सब सेंटर हैं। यहाँ पर जो इनके 5 पीएचसीज हैं और 2 सब सेंटर हैं
वहाँ पर इनके बिल्डिंग नहीं है। एक पीएचसी अभी 2024-25 में हम इसको टेक ओवर करेंगे, वित्तीय वर्ष शुरू होगा। 5 पीएचसीज जो हैं जिनमें भवन नहीं है, 4 में वर्क इन प्रोग्रेस है और एक जो है अगले वित्तीय वर्ष में उसको हम ले लेंगे। जो सब सेंटर हैं 23, उसमें 12 वर्क इन प्रोग्रेस हैं, एक फाइनल स्टेज टेंडरिंग के प्रोसेस में है और जो ज़मीन की जो है 6 जिनकी खोज हम कर रहे हैं उसका भूमि आवंटन हो, वो 2024-25 जो है हम उसको उनमें भी ले लेंगे और 4 जो हैं ये जो 6 कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम ले लेंगे। मैं माननीय विधायक महोदय को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार अब आने के बाद में हम कोई भी सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ पर जर्जर हालत है भवनों की और जो भवन रहित है, हम उनको सबको कंप्लीट करके रहेंगे। और है माननीय अध्यक्ष महोदय, कह दिया आपको। आपने अपने उत्तर में जैसा कि बताया कि 4 उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं कि जहां भूमि की उपलब्धता नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्या कोई भूमि आवंटन की कोई प्रक्रिया कोई सरकार के यहाँ विचाराधीन है? यदि हाँ, तो ये भूमि कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी? और दूसरा, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बाकी निर्माण कार्य करने की आपने बात कही है, तो ये वित्तीय संसाधन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे और ये सारे निर्माण कार्य आप कब तक करवा दोगे? सदस्य, भूमि आवंटन दूसरा विभाग करता है, मंत्री, चिकित्सा मंत्री नहीं करते। अगला प्रश्न श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नड़, प्रश्न संख्या 271। बिना भूमि के हो गया। अगला बैठिए, रूपेंद्र सिंह कुन्नड़। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, खंड 1 पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा पशु पालकों के रोगी उपचारों के उपचार हेतु पशु चिकित्सा संस्थाओं की मांग एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में उपखंड पदमपुर एवं श्री करणपुर। अध्यक्ष जी, मैंने ये पढ़ लिया है, लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी वो जवाब नहीं दे पा रहे। मैं ये जानना चाहता था कि कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध है और कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने, माननीय सदस्य आप बैठिए, उत्तर सुनिए। पिछली सरकार ने 2019-20 के लिए 2672 करोड़ का बजट आवंटन किया था, 20-21 के लिए 37 करोड़ का आवंटन किया था, 21-22 सुनो पहले सुनो, उपलब्ध है। अरे सुनो, उत्तर सुनिए। 21-22 के लिए 55 करोड़ का आवंटन किया था, 22-23 के लिए 80 करोड़ का किया था। और जो लास्ट दवाइयाँ आज कौन कौन सी उपलब्ध है? लास्ट ईयर था, बताता हूँ ना मैं। उत्तर तो सुन लीजिए। लास्ट ईयर में जाते जाते इन्होंने सिर्फ 5 करोड़ का बजट आवंटन किया, जिससे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो सकी। हमारी सरकार आने के बाद में 60 करोड़ का बजट प्रावधान रखा। आज दवाइयाँ उपलब्ध है कि नहीं है साहब? 2 बार आचार संहिता लगी और उस कारण से ये दवाइयाँ उपलब्ध कराने में लेट हुआ, लेकिन आवश्यक दवाइयाँ हॉस्पिटलों पे पहुँचाने की व्यवस्था हो रही है। कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध है? आपातकालीन दवाइयाँ कौन सी उपलब्ध है आज, वो बता दीजिए। मान्य सदस्य महोदय, जो आवश्यक दवाइयाँ वहाँ के डॉक्टर्स ने लिख के दिए वो हम वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? बाकी टेंडर प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। दवाइयाँ टेंडर प्रक्रिया में है ना, कौन से 137 तरह की दवाइयाँ होती है और सबकी सूची नहीं बनती। आप मेरे ऑफिस में आना, मैं सबकी सूची बता दूंगा आपको। अगला रविंद्र सिंह भाटी। सर पूरा जवाब नहीं दे पाए। हो गया, 2 प्रश्न हो गए। 177 जवाब मिल गया आपका। मैं सीधा पूरक की पूछूंगा। आरएसएमएम का वित्तीय वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23 के लिए प्रस्तुत की गई विवरण अनुसार सामाजिक सरोकार दायित्व का नियतांश कितना निर्धारित और कितना प्रतिशत खर्च किया गया? क्या निर्धारित नियतांश संपूर्ण खर्च किया गया है? यदि हाँ तो विवरण सदन की मेज पर रखें, नहीं तो कारण बताएं। और साथ ही साथ ये जो लिस्ट मुझे भेजी गई है, मेरा निवेदन रहेगा कि क्या इसकी भौतिक सत्यापन किया गया है?
और अगर नहीं तो क्यों, और करवाएंगे तो कब तक करवाएंगे? साथ ही साथ अरे एक दूसरा हो गया, इनका उत्तर दिया, फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेना। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कोई नहीं पता किसको जवाब देना है। मंत्री महोदय, कोई नहीं पता किसको जवाब देना है। मैं हूं ना, आपका उत्तर आ रहा है, मैं जवाब देने खड़ा हूं ना। अरे उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है। अरे मैं खड़ा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, मैं तैयार हूं देने के लिए। प्रश्नकाल समाप्त। साहब जवाब तो दो, डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है? प्रश्नकाल समाप्त। जवाब माननीय सदस्यों को सूचित करना जवाब ही है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। पहला, श्री डूंगरराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। दूसरा, श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा जारी डोडा चूरा नष्टीकरण आदेश से किसानों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। तीसरा, श्री हरिमोहन शर्मा एवं 23 अन्य सदस्यों की ओर से दिनांक 24 जून 2024 को कांग्रेस पार्टी द्वारा कोटा में प्रदेश की समस्याओं हेतु किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। तीसरा, श्री मनोज कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 26 में बारिश के पानी के ठहराव से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन के पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री चंद्रभान सिंह चौहान, श्री हरिमोहन शर्मा एवं श्री मनोज कुमार को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295। श्री विद्याधर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फुलेरा की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु गोविंदी से नावा पाइपलाइन के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर का पानी सांबर लेक में लाए जाने के संबंध में। 2, श्री हमीर सिंह भायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना में विपर्जय तूफान से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के नवीनीकरण कराए जाने के संबंध में। श्री प्रताप सिंह सिंघवी भाई सदस्य, जब मैं आसन पाँव पे है, श्री प्रताप सिंह सिंघवी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छीपा बड़ौद के ग्राम हरनावदा शाहजी में 132 केवी GSS स्वीकृत करवाए जाने के संबंध में। श्री बाल मुकुंदाचार्य सदस्य की ओर से जयपुर शहर में संचालित अवैध मांस की दुकानें बंद करने एवं लाइसेंस शुदा दुकानों का संचालन नियमानुसार करवाए जाने के संबंध में। श्री राधेश्याम बैरवा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र 12 अटरू के जिला चिकित्सालय 12 में हृदय एवं न्यूरो रोग के विशेषज्ञों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में। श्री माननीय सदस्य आसन पाँव पे, मैं बाहर भेज दूंगा, अभी जो भी आ रहा है मैं बाहर जाओ, बाहर जाइए, बाहर जाओ। श्री डॉक्टर रितु बानावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना के उपखंड रूपवास में स्थित ऐतिहासिक शाही तालाब के जीर्णोद्धार करवाए जाने के संबंध में। श्री भागचंद टांकड़ा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के सावा नदी से बजरी खनन हेतु पट्टे जारी किए जाने के संबंध में। श्री शगन सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर में विपर्जय तूफान से नष्ट फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम की राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री बहादुर सिंह सदस्य की ओर से प्रदेश में भरतपुर की ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लोहागढ़ विकास बोर्ड का गठन किए जाने के संबंध में। श्री चुन्नीलाल CL प्रेमी बैरवा सदस्य की ओर से छबड़ा में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से SC वर्ग की कृषि भूमि को सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को विक्रय किए जाने के संबंध में। श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रेम विवाह से पूर्व माता पिता की अनुमति अनिवार्य करने हेतु ठोस कानून बनाए जाने के संबंध में। श्री अजय सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डेगाना में बेमौसम
बरसात व ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का किसानों का मुआवजा दिलवाए जाने के संबंध में श्री गोपीचंद मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर पुनर्निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री आदूराम मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चौहटन कस्बे की नगर पालिका बनाए जाने के संबंध में श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के नाई गांव नांदेश्वर क्षेत्र की तहसील बनाए जाने के संबंध में आज से अपने पर्ची का प्रारंभ किया है। आज 44 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से लॉटरी से 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार है। 1 श्री धर्मपाल, राज्य सरकार द्वारा 15 जनवरी 2024 से 31 जनवरी व 25 मई 24 से अब तक अवैध खनन, ओवरलोड वाहनों एवं बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संबंध में दूसरा गोविंद प्रसाद, श्री राज्य सरकार को CSC मनोहर थाना को उप जिला अस्पताल बनाना एवं CSC अकलेरा व असनावर में बेड बढ़ाने पर चर्चा। तीसरा श्री ललित मीणा, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में विस्थापितों की जाति गलत लिखे जाने के संबंध में। चौथा श्री राजेंद्र, खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने के कारण प्रदेश एवं दौसा जिले की आम जनता की परेशानी के संबंध में। माननीय सदस्यों को 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। श्री चंद्रभान चौहान। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहाँ का डोडे चूरे का मामला है, अफीम का मामला है, और सबसे बड़े डोडे चूरे का मामला है 5 साल से उसको नष्टीकरण वाला मामले का एक सरकार ने आदेश निकाला है। उस आदेश के तहत ये कहा कि आपके एक कैंप लगाया जा रहा है और 5 साल का डोडा चूरा हम नष्ट करेंगे। किसानों ने डोडा चूरा खेतों में डाल दिया है, उनको नष्ट कर दिया गया है। कारण है डोडा चूरा 1 साल में नमी के कारण, बारिश के कारण खराब हो जाता है, और वो खराब हो गया है। क्योंकि पहले ठेकेदारों जब ठेका होता था तो 125 रुपये 200 रुपये किलो में खरीदा जाता था, अभी सरकार खरीद नहीं रही है। तो इसलिए ऐसे आदेश निर्धारित किया जाए, क्योंकि किसान परेशान है और किसान आंदोलन कर रहे हैं, आए दिन धरने पे बैठे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस आदेश को निरस्त करते हुए आने वाले दिनों में अगर सरकार इस प्रकार का आदेश निकाले तो किसानों को हट जाने के लिए जो भी मुआवजे का पैसा 125 रुपये किलो बहुत कम होता है, 500 रुपये किलो तोल कर उसको खेतों में डाला जाए, उसका खाद बनाया जाए। इस प्रकार के आदेश आइंदे नहीं निकाले, और अभी जो आदेश निकाले सरकार उनको विड्रॉल करे, और इस प्रकार के आदेश नहीं निकालते हुए किसान की सहानुभूति पर तक देखते हुए, क्योंकि डोडे चूरा का बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। और इस कारण अध्यक्ष महोदय, आप सरकार से इस प्रकार के जो भी आदेश निकालेंगे विड्रॉल कराएं। एक भी किसान वहाँ डोडा चूरा तुलाने में सक्षम नहीं है। जिन किसानों के पास डोडा चूरा था वो उन्होंने खेतों में नष्ट कर दिया गया है, किसी की किसान के घर में नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, एक हमारे किसानों के घर पे छापे डाले जा रहे हैं। इस प्रकार के छापे सरकार की तरफ से नहीं डाले, किसानों को परेशान नहीं करें, इस प्रकार का आदेश आप सरकार से दिलावे। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि इस लोकतंत्र में दिए हुए अधिकारों को समाप्त करने की जो कुचेष्टा प्रशासन द्वारा कोटा में की गई, उस पर सदन में विचार करने के लिए स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुझे अवसर दिया। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं, पूरा राजस्थान उस समय जून के महीने में बिजली के अभाव में, कटौती के कारण पूरा राजस्थान त्रस्त था। भले ही केंद्र और प्रदेश में रहने वाले, मुख्यालय पर रहने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी यहाँ के लोग उस असुविधा को नहीं भोग रहे थे और आनंद पूर्वक एसी में अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन कोटा में ही नहीं, पूरे राजस्थान में, जैसा कि आपको पता है कि पूरे राजस्थान में जो प्रोडक्शन होने वाला था, जो वर्तमान जो प्रोडक्शन की जो यूनिट थी, उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए था 83%, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से उनका स्थापित यूनिटों का भी उपयोग नहीं कर पाए और बिजली की खपत बढ़ती गई और उनका यह कम रहा, जिसके कारण पूरे ग्रामीण क्षेत्र के परिजन त्रस्त रहे। पानी के अभाव में गांव में टैंकरों का मामला था,
पानी नहीं पहुंचा पाए। यहाँ तक कि कितने ही जिलों में तो इस सरकार ने न तो एक हैंडपंप दिया और न एक ट्यूबवेल दिया। नीट के मामले में सड़कों पर थे। इस प्रकार कानून और व्यवस्था के मामले में जो परिस्थितियां बनी, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेतृत्व के आधार पर कोटा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन, एक प्रदर्शन करने का फैसला किया। वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक था। 2000 से अधिक लोग वहाँ थे। चर्चाएं की गई, इन समस्याओं के समाधान पर किया गया। लेकिन क्या किया प्रशासन तंत्र ने? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर, हमारे विपक्ष के नेता पर, हमारे विधायकों पर ये कहते हुए कि इन्होंने आक्रामक भाषण दिया है, ये कहते हुए 353 हमारे अधिकारों का हनन किया है, हम पुलिस के अधिकारों का हनन किया, ये कहते हुए कर दिया। और इसके पश्चात सब विधायकों पर उन्होंने वो आरोप लगा करके 297/24 FIR दर्ज की, 353, 153 और सरकार के खिलाफ बगावत करने का ये किया। उससे संतुष्ट नहीं हुए और इन्होंने ये देखा कि इसमें कार्यकर्ता नहीं उलझ रहे, इसमें प्रहलाद गुंडेल जो हमारा प्रत्याशी था वो नहीं उलझ रहा है, तो उसके 10 मिनट बाद एक दूसरी FIR उसी समय की गई। ये राजनीतिक देश से की गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है, लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है कि जन समस्याओं के लिए हम लड़ें, हम सरकार का ध्यान आकर्षित करें, हम ईमानदारी से ढंग से प्रदर्शन करें। और इसके बाद प्रशासन तंत्र राजनीतिक दबाव में अगर मुकदमे दर्ज करता है तो हमारे अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र में जो हमको अधिकार दिए हैं उनका हनन है। मैं चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारण मामला नहीं है, साधारण मामला नहीं है। अब अंकित नहीं हो, अब अगला नाम पुकार लिया। श्री मनोज कुमार बोलिए। व्यवस्था दे दो, डायरेक्शन दे दो, सरकार से जवाब दिलवा दो, जो भी आपने मुझे वो क्लियर हो जाए की अनुमति दी। अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप बोलते रहिए, चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पे वस्तुस्थिति करते हो तो यही होगा। लोगों ने सरकार के दबाव में मुकदमे दर्ज किए हैं, क्या स्थिति है, इस पे जवाब दो। हमने कई मुकदमे दर्ज किए हमारे कार्यकर्ताओं में, इस पे सरकार से जवाब दिलवाओ। 1 साल के कार्यकाल में आपने इतने लोगों पे लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हमारे मनीष यादव पे मुकदमा दर्ज कर दिया, संजय जाटव पे मुकदमा दर्ज कर दिया, किस मुंह से बात कर रहे हो? प्रमोद भाया जी पे 9 मुकदमे दर्ज कर दिए, संयम लोढ़ा जी पे मुकदमा दर्ज कर दिया, लगातार मुकदमे दर्ज। हजारों घरों के आवागमन बंद हो चुके हैं। इस कदर नगर पालिका विफल हो चुकी है। मैं माननीय सजिंदा मंत्री जी बड़े संज्ञान लेते हैं। सदस्यों से अपील है कि अपनी सीटों पे चले जाए। नगर पालिका मैंने आपका स्थगन स्वीकार किया, आपकी बात ले आए। अब अपनी सीटों में जाइए। कहते हैं हमारे पास अपनी सीटों में जाइए। सरकार एक तरफ कहती है हम बजट दे रहे हैं, अपनी सीटों में जाइए, विकास करने जा रहे हैं। इनकी कोई बात अंकित नहीं हो। इस तरीके का जवाब दे रही है कि हमारे पास पैसे का अभाव है, अब टिप्पर ठीक करा पा रहे हैं, ना उनका भुगतान कर पा रहे हैं, ना सफाई कर्मचारियों का भुगतान कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे इस बात के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति रहे, आपकी नगर पालिका को आप मजबूत करके इस वार्ड नंबर 26 में जिस तरीके से लोगों की गंभीर परेशानी है, इस परेशानी को समाप्त करने का काम करें। वो नगर पालिका जन हितार्थ कार्यों के लिए कहती है हमारे पास पैसे का अभाव है, वो ये कहती है कि हमारे पास सफाई के लिए टिप्पर ठीक कराने के लिए पैसे नहीं है। नगर पालिका यह कहती है कि हमारे नगर पालिका में पिछले 4 साल में भ्रष्टाचार का आलम हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर करके भुगतान नहीं किया गया। और आज भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आप बड़े गंभीर हैं, आप जिस तरह सजग लगे हुए हैं, हमारी इस बात पर गंभीरता से विचार करें। नगर पालिका का ये कहना कि हमारे पास पैसे का अभाव है, हम इस काम को नहीं कर पा रहे, सफाई कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर पा रहे, इस स्थिति में आप इसकी मॉनिटरिंग करके तुरंत प्रभाव से हजारों घरों को 95 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री विद्याधर सिंह, श्री हमीर सिंह भायल,
श्री प्रताप सिंह सिंघवी, श्री प्रताप सिंह सिंघवी, श्री बाल मुकुंदाचार्य, श्री बाल मुकुंदाचार्य, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विषय है जयपुर शहर में मेरे क्षेत्र में ऊर्जा आपको बोलो ना, अरे चलने दो, मैं अगला नाम पुकारूंगा, आप बोलिए। की स्थिति अत्यंत आप अपना बोलिए, रिकॉर्ड हो रहा है, आप अपना बोलिए। सदन की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक आप बोलिए, आप बोलिए। बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना हमारे, आप बोलिए ना। हाँ महोदय, निवेदन है जयपुर में महत्वपूर्ण मसले पर आपको निवेदन करना चाहूंगा। आप अपने कि अपराकाशी जयपुर, ये परकोटा वापस आएगा नंबर, पूरा विश्व इसको देखने आता है। जिस अपराकाशी परकोटे में चौओर मांस की खुली आपसे एक बार पुनः अपील करता हूँ, अपने सीटों में चले जाएं। 295 शुरू हो गया है, खुले आम जानवर काटे जा रहे हैं, बिना लाइसेंस के ये काम हो रहा है। इसी प्रकार से पूरे शहर में आप थे नहीं, मांस की दुकानों की वजह से आप नहीं थे, कुत्ते उन दुकानों के आसपास रहते हैं और उस वजह से आने जाने लोगों को असुविधा हो रही है। वहाँ सीट पे नहीं थे, आप तो हल्ला मचा रहे हो। पहले बिना लाइसेंस के हाँ वापस बुलाऊंगा, आप जाओ, आपने बुला। मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर में विश्व के पर्यटन की दृष्टि से विख्यात है और यहाँ पर देश विदेश के पर्यटन काफी तादाद में आते हैं। शहर में भी परकोटा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से परकोटे क्षेत्र में भयंकर समस्या मांस की दुकानों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि नियम अनुसार संचालित नहीं हो रही। नियम अनुसार मांस की खुले में बिक्री की नहीं किए जाना, ये नियम है। दुकानों पर स्टार्टर हाउस, खुले में जानवर काटना, मांस लाकर बेचा जा सकता है, लेकिन खुले में वहां काटकर बेचना मना है तथा मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में और खासकर परकोटे में बहुत ही कम दुकानों के पास लाइसेंस है, परंतु बड़ी तादाद में दुकानें चल रही है। इसके अलावा दुकानों पर ही जानवरों का काटा जा रहा है, नालियां जानवरों के खून से भरी रहती है। साथ ही दुकानों पर बाहर बाजार की तरफ मांस के प्रदर्शन किया जा रहा है, खुले में मांस टांगा जाता है। शाम के समय बाजार में मांस ही मांस टंगा रहता है तथा पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैली रहती है। मांस के टुकड़े सड़क पर फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें खाकर कुत्ते हिंसक हो गए हैं और विगत दिनों से जयपुर में हिंसक कुत्तों को काटने की कई घटनाएं भी हो रही है। महोदय, कुत्ते व अन्य जानवर मांसाहारी हो गए हैं और राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। यहाँ पर एक भी उल्लेखनीय है कि जिन भी अधिकारी कर्मी के संबंध में जिम्मेदारी से बेबस हैं, वे स्वयं कार्रवाई नहीं करना चाहते या उन पर कोई दबाव है। ये कहा नहीं जा सकता कि मेरा यह भी आग्रह है कि अधिकारी कर्मचारी इस संबंध में जानबूझकर कोताही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें यहाँ से हटा देना चाहिए। प्रक्रिया के नियम 295 अंतर्गत यह विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत कर नगरीय विकास एवं आवासन शासन मंत्री महोदय से निवेदन है, जयपुर शहर में मध्य में संचालित अवैध दुकानों को बंद कराने एवं लाइसेंस शुदा दुकानों को नियम अनुसार संचालित कराने जो लिखा हुआ है, जो दिया है वही पढ़ेंगे। श्री राधेश्याम बैरवा, श्री राधेश्याम बैरवा, आप शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 पढ़िए। जो 12 हॉस्पिटल की जो स्थिति है, राधेश्याम बैरवा 295 पढ़िए। नहीं, पढ़ने के लिए तो मैं लाया ही नहीं कुछ। आप पढ़ना शुरू करिए। 12 हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। माननीय में अध्यक्ष महोदय वही पढ़ना है। वो रहेगी। ये तो ओवरब्रिज के लिए लगाया था मैंने, बोलिए। लगाया था मैंने यार।
अध्यक्ष महोदय 12 जिले में चिकित्सा लेके हार्ट एवं न्यूरो की जो जितनी बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि 12 हॉस्पिटल में न्यूरो का कोई डॉक्टर नहीं है, हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है, और 12 में हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है उसको तुरंत बोल रहा हूँ ना सर, यही तो बोल रहा हूँ सर। 12 के जिला चिकित्सालय में हार्ट एवं न्यूरो चिकित्सकों की नियुक्ति करने के संबंध में प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि 12 चिकित्सालय में, अब पहले खत्म हो जाए, पहले सीटों में जाओगे तो बात करेंगे। 12 चिकित्सालय 2 बार निवेदन कर दिया, विपक्ष के लोगों से निवेदन है कि अपनी सीटों पे जाएं। ये 295 पर्ची खत्म होने के बाद में जो पेशेंट आता है उसमें पर्ची खत्म होने के बाद और हार्ट की डॉक्टरों की व्यवस्था न होने के कारण उनको तुरंत वहां से रेफर किया जाता है और उनकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि 12 हॉस्पिटल में डॉक्टरों को तुरंत लगाया जाए ताकि उनको वहां से रेफर नहीं किया जाए। मरीज चिकित्सकों के समय रहते उपचार नहीं मिलने की स्थिति के मृत्यु ग्रास बनते हैं, उनके परिवार जनचाह कर भी कुछ नहीं कर पाने की विवश रहते हैं। अतः इस विषय उल्लेख है कि प्रस्ताव के माध्यम से मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि 12 के जिला चिकित्सालय में हार्ट एवं न्यूरो के चिकित्सक की नियुक्ति करने की मांग करता हूं। गंभीरता से पूर्वक लेते हुए जनता को राहत प्रदान करें। डॉक्टर रितु बाणावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र बयाना रूपबास के रूपबास कस्बे में स्थित शाही तालाब के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। रूपबास कस्बे के बीच में 500 वर्ष पुराना मुगल काल में शाही तालाब और लाल महल का निर्माण हुआ था। इस तालाब का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। पूर्व में इस तालाब में पानी बिल्कुल साफ रहता था। इसमें तैराकी की प्रतियोगिताएं और नौकायान भी होता था तथा स्थानीय निवासी तालाब के चारों तरफ एक बार पुनः कह रहा हूं, अपनी सीटों पे चले जाएं। ये खत्म होने के बाद गांधी पार्क में फव्वारे लगे होते थे, नेता को बोलने दूंगा, जिसे दूर दराज के आए लोग लाल किला व शाही तालाब को देखने आते थे। लेकिन विगत सरकार की उपेक्षा के कारण यह तालाब गंदगी का आलम बन गया। यहाँ पर कस्बे में सीवरेज का पानी आता है जिससे बीमारियां फैलती है। तालाब में आने वाले प्राकृतिक स्रोत बंद हो गए हैं, उनको खुलवाया जाना भी बहुत अति आवश्यक है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि भरतपुर जिला व पूर्वी राजस्थान की शान रूपबास जैसा कि नाम से ही विदित है, यह कस्बा प्राचीन काल से ही अपने स्वर्णिम रूप के कारण इसका नाम रूपबास पड़ा, परंतु विगत सरकार की उपेक्षा के शिकार होने के कारण यह बदहाल हो गया। वर्तमान में मेरे निजी खर्चे से गंदा पानी निकाला गया था। अब मेरे विधायक कोष से इस शाही तालाब की सफाई कराई जा रही है। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक बार पुनः निवेदन है कि इस शाही तालाब के जीर्णोद्धार की इस बजट सत्र में घोषणा करने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र की जनता को गंदगी की राहत मिल सके और रूपबास में पर्यटन को पंख लग सके, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। भागचंद टांकड़ा, श्री छगन सिंह माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। छगन सिंह राजपुरोहित, खरीफ की फसल, आप बैठे हो, जिनका नाम पुकार रहा हूं या तो बोले या फिर उनका नाम आगे जाएगा। छगन सिंह राजपुरोहित। 2023 का प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि नहीं मिलने की प्रक्रिया एवं संचालन के प्रस्ताव नियम 295 के अंतर्गत सूचना। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपर्यय से पशुधन हानि, मकान क्षतिग्रस्त हुए, सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हुई, खरीफ फसल 2023 की फसलें नष्ट हुई। सरकार कोई भी उधर नहीं जाएगा, माननीय सदस्य, ये कोई भी पर्ची नहीं ले जाएगा। मैं विपक्ष नेता ये लहरा रहे हैं, ये बंद करो, ये बंद करो। आप क्यों कर रहे हो?
देख लो, कोई वहां तक नहीं जाए। मैं सदन, आप समझाइए, अपने लोगों को समझाइए, और सीट तक जाएंगे मैं कठोर कार्रवाई करूंगा। पहली बार पर्ची आ रही है, आप सबको यहां बुला लीजिए। वेल के आगे नहीं जाएंगे। अरे वेल के आगे कोई सदस्य, ये विपर्जय से ये बर्दाश्त नहीं होगा। माननीय सदस्य, ये कैसे जाओगे? माननीय सदस्य, आप बोलिए। स्थगित करनी पड़ेगी। सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।